हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस समय हमारा सेगमेंट चल रहा है PCS मुख्य परीक्षा 2019 के लिए कितने तैयार हैं आप खुद को जांचें विथ SCS EDU पॉइंट। तो आज मैं फिर इसका अगला सेशन लेकर हाजिर हूँ। आज के सेशन में हम पुनः 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी मुख्य परीक्षा से संबंधित हैं और आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे सेशन को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पुलिस आयुक्त प्रणाली के लाभों का मूल्यांकन करें। ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल आपके पिछले सेशन में आ चुका है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है और यह प्रणाली हमारे देश के कई महानगरों में पहले से ही लागू है और कई राज्य इसकी लागू करने की योजना भी बना रहे। तो इसी में आपसे पुलिस आयुक्त प्रणाली के लाभों का मूल्यांकन करने से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। तो आप इस सवाल के लिए तैयार रहें बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिससे जैसे ही आयोग आपसे सवाल पूछे आप इसको लपक लें और पूरा उत्तर प्राप्त कर लें, जिससे आपको अच्छा नंबर मिलने में कोई परेशानी ना हो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे लिए है, लोक सेवाओं में आरक्षण नीति की प्रशासन की कार्यकुशलता पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक वर्णन प्रस्तुत करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हाल ही में हमारे लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन, जैसे पाटीदार आंदोलन कहा जाए, जाट आंदोलन कहा जाए, ये सब सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए ही किए गए थे। इसलिए यह सवाल आपके लिए चर्चा में आ सकता है और आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आप अगर अपनी दृष्टि से बताना चाहते हैं तो आपको ये बताना है कि आरक्षण नीति जो है प्रशासन की कार्यकुशलता पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक वर्णन दिखाना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं कि जो आरक्षण है, इसके कारण जो कुछ लोग हैं उनका स्तर निम्न होते हुए भी उन्हें उच्च पदवी दे दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर एक कुटिल भावना पैदा हो जाती है कि उस आरक्षण नीति के कारण कम पढ़े लिखे हुए को ज़्यादा पोस्ट दे दी गई या ज़्यादा ऊंची पोस्ट दे दी गई। तो ऐसी स्थिति में वो अपना कुशलता से कार्य कैसे कर सकता है। तो आप इसके बारे में क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं, आपको विस्तार पूर्वक व्याख्या करनी है, आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। ये यहाँ पे आप अवश्य याद रखिएगा, आलोचनात्मक वर्णन इसका करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं और आप इसमें अच्छे तरीके से आंसर लिखिएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा निगेटिव बातें लिखेंगे तो हो सकता है आपका नंबर कट जाए, इसलिए आप इसका अच्छे तरीके से वर्णन करिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्यसभा तथा विधान परिषद में समानता और असमानता को स्पष्ट करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि राज्यसभा संसद में और विधान परिषद विधानमंडल में उच्च सदन होती है। तो इसमें कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ असमानताएं भी होती हैं। जैसा कि एक सबसे बड़ी असमानता है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो विधान परिषद होती है उसे तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को हम कभी समाप्त नहीं कर सकते। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब विधानसभा जो है विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, लेकिन लोकसभा कभी राज्यसभा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से अन्य असमानताएं और समानताएं आपको दिखेंगी, तो आप इनको विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। अगला सवाल है, मंदिर निर्माण की नागर शैली की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की शैलियाँ विकसित हुई हैं। कौन कौन सी? नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो इसमें से किसी शैली से भी संबंधित आपके लिए सवाल उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृति से संबंधित सवाल है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जो नागर शैली है ये हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच में पाई जाती है। और आपने देखा भी होगा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर और आदि अन्य मंदिर भी इसी नागर शैली में बने हुए हैं। तो अतः आपको इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन विस्तार पूर्वक करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है,
निष्पक्षता क्या है? सामाजिक न्याय के संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिविल सेवक का निष्पक्ष होना आवश्यक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले तो आपको बताना निष्पक्षता क्या है। इसमें आप निष्पक्षता की परिभाषा लिखेंगे और आप जानते ही होंगे कि लोकतंत्र में सिविल सेवक का निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर सिविल सेवक निष्पक्ष नहीं है तो लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती है। तो चूंकि सामाजिक न्याय जो है, इसके लिए लोकतंत्र में सामाजिक न्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर सामाजिक न्याय हमें बनाना है तो इसमें सिविल सेवक का निष्पक्ष होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर सिविल सेवक निष्पक्ष नहीं है तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा और सामाजिक न्याय भी नहीं होगा। तो अतः आपको इसका उत्तर विस्तार पूर्वक लिखना है। इस अच्छे तरीके से इसका आंसर लिखिए स्पीड में, जिससे आपको सोचने समझने की क्षमता जो है आपकी बढ़ जाए परीक्षा आते आते। तो आप लोग इसका आंसर लिखते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।